नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यह बात किसी नारे की तरह कही जाती है कि भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है। पैसा लगाकर पैसा कमाने का अवसर, मतलब इन्वेस्टमेंट कर कमाई करने का अवसर जितना भारत में है, उतना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। नरेंद्र मोदी तो अपने भाषण में अक्सर कहा करते हैं कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई आ रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, रोजगार पैदा हो रहा है। मगर यह नारा केवल नारा ही है, जमीनी हकीकत इससे काफ़ी दूर खड़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मई महीने के आंकड़ों का कई आर्थिक विद्वानों ने विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण से यह बात पता चलती है कि विदेश से भारत में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और हमारी भारत की कंपनियां भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। अचरज भरी बात तो यह दिख रही है कि जिन देशों से भारत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, उन्हीं देशों में भारत की कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है। एक लिहाज से कहा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़मीनी हकीकत यह बता रही है कि मामला बहुत कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात जो स्पष्ट होती है यहाँ पर वो ये है कि भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार तो है, मगर इस बाजार में लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है कि देश और विदेश का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 140 करोड़ लोगों पर भरोसा जता सके। मतलब जब जेब में पैसा नहीं है तो आप खरीदने नहीं जाएंगे, और जब खरीदने नहीं जाएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वह कारोबार कैसे खड़ा करेगा आपके देश में? वह तो बाहर जाएगा ही। यही हो रहा है, विदेशी कंपनियां ही बाहर जा रही हैं और देसी कंपनियां भी। आप आंकड़ों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर करके मामले को समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का ग्रॉस एफडीआई 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, करीब 6.5 लाख करोड़ के आसपास। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रुकिएगा, ये आंकड़ों का सिर्फ एक हिस्सा है। इस 81 बिलियन डॉलर में से 51 बिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टर बाहर लेकर चले गए, क्योंकि वह उनके इन्वेस्टमेंट की कमाई थी। उन्होंने इस कमाई को भारत में इन्वेस्ट नहीं किया, वह भारत से इसे बाहर लेकर चले गए। यानी भारत से पैसा उन्होंने कमाया, फॉरेनर ने, जो विदेश से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, मगर भारत में फिर से उसका इन्वेस्ट नहीं किया, बाहर लेकर चले गए और संभवतः किसी दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्ट कर दिया होगा। यह कोई एक साल की बात नहीं है, यह ट्रेंड बन चुका है। साल 2019-20 में एफडीआई की कमाई का विदेशी निवेशकों ने 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हिस्सा भारत से बाहर लेकर वह चले गए और अब यह जाकर के बढ़ गया है। 2024-25 में 51 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब 4.5 लाख करोड़ तो बाहर ही चला गया। अब बचा कितना? 29.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और यहाँ भी अब समझिए एक पेज है। अब एफडीआई की आप असली हालत सुनिए। भारतीय कंपनियों ने इस साल 29.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेश में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी जितना एफडीआई भारत में बचा, तकरीबन उतना ही भारत की कंपनियां बाहर गईं और बाहर जाकर उन्होंने पैसा लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? जो नेट एफडीआई है वह केवल 354 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, केवल 2900 करोड़ के आसपास। यह भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.01% है। पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 95% कम है और साल 2000 के बाद से यह सबसे कम नेट एफडीआई है, यानी 25 साल में सबसे कम। यह पूरा हिसाब किताब यही बताता है कि एफडीआई पर पैसा कमाने वालों का ज़्यादातर हिस्सा भारत में फिर से री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। देखा आपने, 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रॉस एफडीआई था, 51 बिलियन डॉलर लेकर के वह फिर चले गए जिन्होंने एफडीआई जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्ट किया था। और भारत की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने की बजाय भारत से बाहर पैसा ले जा रही हैं। यानी न तो भारत में एफडीआई आ रहा है और ना ही भारत की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मतलब देसी कंपनियों को भी विदेश की धरती पसंद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े यह बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 75% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनियों ने विदेश में किया है। भारत की कंपनियों का तकरीबन आधा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, मॉरिशस और नीदरलैंड जैसे देशों में हुआ है। अब थोड़ा यहाँ पर अचरज भरी बात देखिए। आर नागराज आईआईटी बॉम्बे के एक रिसर्चर हैं। द हिंदू में वो लिखते हैं कि भारत की कंपनियां जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मतलब भारत से जो आउटवार्ड एफडीआई हो रहा है, भारत के बाहर जो एफडीआई जा रहा है, उनमें वह फाइनेंशियल फ्लो भी शामिल है जो टैक्स हेवन देश जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस में जा रहा है। और टैक्स हेवन देश यानी जहां पर सरकार को टैक्स के तौर पर कम पैसा देना पड़ता है,
अचरज भरी बात तो यह है कि सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देश से ही भारत में ज़्यादातर एफडीआई आ रहा है, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है कि जिस देश से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है उसी देश में भारत की जो कंपनियां हैं वही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? भारत की कंपनियां भी ज़्यादातर उन्हीं टैक्स हेवन देशों में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं जहां से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है? इस तरह के इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, कारखाने नहीं लगते हैं, एफडीआई के नाम पे सब कुछ शून्य होता है, रोजगार नहीं पैदा होता है। साल 2016 के एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जो इमर्जिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का देश के भीतर आना और बाहर जाना एक दूसरे से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। फाइनेंशियली तौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, अपने पैसे को इधर से उधर करती रहती हैं ताकि टैक्स के नियमों में बदलाव की वजह से फ़ायदा उठा सकें। और यही रिसर्च पेपर जो साल 2016 का है, उसने यह बताया था कि 25 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत 6वें नंबर पर है जहां पर इस तरह की तिकड़म सबसे ज़्यादा काम कर रही है, जबकि चीन सबसे निचले पायदान पर, यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में चीन ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां एफडीआई जिस देश से आता है वहां पर चीन की कंपनियां कम इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन भारत जहां से एफडीआई आ रहा है वहीं पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जब यह बात चली है तो अडानी के आरोप को भी देख लेते हैं। वह भी आरोप यहाँ पर फिट बैठता है। अडानी की कंपनियों पर यह आरोप लगा कि अडानी के घर के लोगों का इन्वेस्टमेंट ही विदेश की सेल कंपनियों में हुआ और उन्होंने फिर से कंपनी पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए, अडानी के कारोबार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए अडानी की कंपनियों में विदेश से इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से हुआ। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट पैटर्न से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी खेल खेला जाता होगा, यह भी संभावना है। आर नागराज यह भी बताते हैं कि भारत में जितना एफडीआई आ रहा है उसका 75% हिस्सा तकरीबन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। मतलब यह ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलता है। इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं किया जाता। इन्वेस्टर को अगर लगता है कि भारत के स्टॉक में कमाई नहीं होगी तो वह दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देता है। कुल मिला जुला करके कहा जाए तो जो सबसे बड़ी बात है वह यही है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी के जेब में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वह कंज्यूमर क्लास बन पाए। आर्थिक गैर बराबरी देख ही रहे हैं, चंद लोगों के जेब में पैसा है, बहुत बड़ी आबादी की जेब में पैसा नहीं है। भारत की आबादी का मुश्किल से 10% हिस्सा ही ऐसा है जो खर्च करते वक्त अपनी जेब और कमाई की चिंता से बिल्कुल आज़ाद रहता है। नहीं तो 90% वह लोग हैं जिनके पास कोई बड़ा और ढंग से चलने वाला कोई छोटा कारोबार नहीं है, जो सरकार की नौकरी नहीं करते हैं, जो अच्छी खासी सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी नहीं करते हैं। उन सब की आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वह जब 4 रुपये भी खर्च करते हैं तो 400 बार सोचते हैं। अब बताइए, जब ऐसी दशा होगी तो कैसे कोई सामान और सेवाओं का उपभोग करेगा? और जब सामान और सेवाओं का उपभोग नहीं होगा तो कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? कारोबारी कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? इन्वेस्ट करने वाले कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा विश्लेषण कर द हिंदू अखबार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि साल 2018-19 से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर जितने नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करते हैं उसमें ड्रॉप्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। साल 2018-19 में जितने नए प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में अनाउंसमेंट किए गए उसका तकरीबन 21% हिस्सा ड्रॉप कर दिया गया। अब यह आंकड़ा पहुंच करके वित्त वर्ष 2024-25 में 36% हो गया है। यानी वही बात कि जब खरीदार ही नहीं है तो प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या, और जब खरीदार ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होने वाला है। तो बात यही समझने वाली है कि भारत की आर्थिक दशाएं ऐसी हैं कि ना तो विदेश से इन्वेस्टमेंट हो रहा है और देश की कंपनियां भी भारत की बजाय विदेश में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और वहां पर भी मामला कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। शुक्रिया।